अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इनर प्रोडक्ट स्पेसेस पे ये दूसरा लेक्चर है और इनर प्रोडक्ट स्पेसेस को हमने लास्ट लेक्चर में डिफाइन किया था, उसकी कुछ एग्जांपल्स की थी। एक एग्जांपल से स्टार्ट लेते हैं। फर्ज कीजिए कि R4 के कैनोनिकल बेसिस लिख लेता हूँ, E1, E2, E3, E4। अब आप E1 और E2 की इनर प्रोडक्ट ले लीजिए। E2, E1 और E2 की जब हम इनर प्रोडक्ट लेंगे तो ये 1 इस 0 से मल्टीप्लाई होगा, हमें 0 मिलेगा। 0 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 0 मिलेगा। 0 0 से और फिर फाइनल वाला 0। तो दोनों की जो जब हम इनर प्रोडक्ट लेंगे तो इन दोनों की इनर प्रोडक्ट से मुझे 0 आंसर मिलता है। ओके, इसकी और इसकी इनर प्रोडक्ट लूंगा फिर भी 0 मिलना है आंसर। इन चारों में से किसी भी दो की आपस में इनर प्रोडक्ट ले, मुझे आंसर 0 मिलेगा। अगर मैं R3 में आ जाऊं तो फिर 3 कैनोनिकल बेसिस हो जाएंगे और उन तीनों की जो कैनोनिकल बेसिस की मैं इनर प्रोडक्ट लूंगा तो वो आंसर मुझे 0 मिलेगा। इन कैनोनिकल बेसिस से जो हमें एडवांटेज मिलता है, हमें कोऑर्डिनेट्स बहुत सिंपल मिल जाते हैं। अब हमने ना टर्म्स यूज करनी है। फॉर एग्जांपल हमने कहना शुरू कर देना ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। अब जैसे एक्स एक्सेस वाली जो लाइन है उसके साथ जो भी वेक्टर होगा और जो y एक्सिस वाली लाइन है जो भी उसके साथ वेक्टर्स होगा, दे विल हैव एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। इनर प्रोडक्ट के कॉन्टेक्स्ट में हम सोचेंगे तो इनर प्रोडक्ट के कॉन्टेक्स्ट में इन दोनों की इनर प्रोडक्ट 0 होगी। अब Rn की हद तक तो ये चीजें हमें समझ आती हैं। जैसे ही ये स्ट्रक्चर्स आते हैं हमारी कंप्यूटेशन बहुत ईजी हो जाती है। तो अब जो बाकी की वेक्टर स्पेसेस हैं, हमने उधर भी अपनी कंप्यूटेशन को ईजी करना है, हमने सिंपलेस्ट चीजों तक जाना है। तो जो हम इनर प्रोडक्ट स्पेसेस में, ये फर्ज कीजिए ये Rn है, इसकी हमने इनर प्रोडक्ट इस तरह से डिफाइन की थी u डॉट v। और अगर एक वेक्टर a1 a2 एंड सो ऑन an है, दूसरा वेक्टर b1 b2 एंड सो ऑन bn है, उनकी इनर प्रोडक्ट हमने इस तरह से डिफाइन की थी। फिर इसके साथ एक टर्म हमने जोड़ी थी नॉर्म की। नॉर्म किस तरह से हमने डिफाइन किया था? दिस इज u इनर प्रोडक्ट विथ u और फिर इसका स्क्वायर रूट ले लिया था। अब अगर आप गौर करें तो दिस इज a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर एंड सो ऑन an स्क्वायर। अगर आप इसको थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली सोचें, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ दिस u फ्रॉम द ओरिजिन। तो जो R2 में R3 में आपका जो डिस्टेंस फार्मूला है, अगर एक पॉइंट आपका ओरिजिन हो, दूसरा आपका वो वाला पॉइंट हो, सो दिस नॉर्म गिव्स यू दैट डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। So we have these two objects, one this inner product and the second this norm. Rn, as far as Rn is concerned, we have some geometric feeling about it. Now what happens when we consider other vector spaces? For example, we consider this function space. So what we are trying to do, we take two functions and we take their inner product, and with these two functions, after taking their inner product, we end up having a number. Likewise, we can have an norm associated with each function. So that means each function will have a scalar. तो जैसे किसी और वेक्टर स्पेस में वो जो वेक्टर होता है उसके साथ आप लेंथ का कॉन्सेप्ट एसोसिएट करते हैं, सो लाइकवाइज दिस फंक्शन विल हैव अ लेंथ लाइक नंबर एसोसिएटेड टू इट। Then we have the matrix space. अब दो आपने we consider this set of rectangular matrices with m rows and n columns, and we define this inner product on these matrices. And how we do it? We consider this B transpose A, we consider B transpose so that this matrix multiplication is conformable. So we consider this matrix multiplication of B transpose with A, and then we sum the diagonal entries. We consider the trace. This when we define this inner product like this, तो ये inner product की तीनों properties को satisfy करता है, and this is how it looks like. और जब हमने मैट्रिक्स की नॉर्म यानी कि मैट्रिक्स के साथ हमने लेंथ का कॉन्सेप्ट जोड़ना हो, नॉर्म जोड़नी हो, सो देन दिस बिकम्स ए इनर प्रोडक्ट विद ए, एंड एज वी डिफाइंड ओवर देयर दिस इनर प्रोडक्ट इज दिस नॉर्म इज स्क्वायर ऑफ दैट इनर प्रोडक्ट। तो हम इस केस में भी इसको स्क्वायर रूट लेके यूज कर सकते हैं। Then we consider another vector space which is the so-called Hilbert space. Its objects are like the vector. This is a vector space which is made up of these sequences, and these AIs are real numbers, let's imagine, and these are infinite sequences. When we add them component wise. For example, this is A1, A2 and so on, A3 so on, a B1, B2, B3 and so on. When we add them, this is A1 plus B1, A2 plus B2, A3 plus B3 and so on, as we do in Rn.
Likewise you can define the scalar multiplication. तो ये वाला जो structure होगा, this will form a vector space. Now when we impose extra condition on it, we impose the condition that when we take square of each of these entries and then we sum them up, and when we sum them up, this sum must converge. That means we must have a number as square of these terms. So when we have number as square of these terms, we say that this series converges, and then we define this inner product, and then over this series we impose the condition that this converges absolutely. So with this inner product on this vector space, we start calling it the L2 space or the Hilbert space. So this is another example of inner product space. This has this Hilbert space you will go through in more detail in functional analysis. And now we are almost familiar with this inner product, and there is a famous result, the so-called Cauchy-Schwarz inequality. This will relate the inner product of two vectors with the norms of the corresponding vectors. So what we will prove is that for any two vectors u and v in an inner product space V, this is the relationship which holds. That uv inner product, when we take its square, this is always less than or equal to u norm u and multiplied by v norm v. And we try to prove it. The proof is little tricky. There is a little trick associated with it. So you will try to understand the trick. Mind you, this is a number. This is also a number. This is a number. So this is a comparison of numbers. And the proof is a little unusual. What we'll do is we will use a simple trick. For any real number t, we will define these two vectors, tu plus v, tu plus v, tu plus v. इसके साथ inner product हमने ले लिया, which will become tu plus this v, this norm squared. And then this becomes, after opening this up, linearity property हम use कर रहे हैं inner product की, so this becomes t square u plus 2t. अब इसमें एक दफा आ जाएगा t times uv and then t v times vu, तो वो दोनों का हम sum कर लेते हैं using the symmetric property, and then plus v norm v, and over here we have this t square, this is u norm square plus 2t, u inner product with v plus v norm squared. अब ये expression यहाँ तक आ गया. Now what we do is, we note one thing, that this norm is always greater than or equal to 0. This norm is always greater than or equal to 0 by the positive definite thing. Okay. Now if I label this u norm squared as a, and 2 times this number, I leave t and 2 times u inner product with v, इसको b का नाम दे दिया, and this last term I label it as c. तो जब ये मैंने labeling कर ली, so this expression will become at square plus bt plus c, and this is greater than or equal to 0. Why? Because ये इसके बराबर था, and this is always greater than or equal to 0. So this is a quadratic polynomial, and this quadratic polynomial, it never touches that x-axis line. So that means जो इसके roots होंगे, they are this quadratic polynomial, and this is true for every value of t. So that means this quadratic polynomial has no real roots. When it has no real roots, what will happen? It will have complex roots. When it will have complex root, then that means the discriminant is negative. When its discriminant is negative, then we can say this b square is less than 4ac. And now simply I do what? जो b है इसको वापस इसकी जगह पे इसकी वैल्यू डाल दी. This will become 4 u inner product with v squared less than or equal to 4 u norm squared plus v norm squared. 4 cancel out हो गया, and this is what we are left with, and this is what we have to prove. So this Cauchy-Schwarz inequality relates this norm, this inner product with these norms. So in my next video, I'll start talking about the concept of orthogonality. So please try to understand that when we started this course, we're trying to understand basis of the vector space.
and we noticed that with one vector space, for example with the R2, there are infinite many bases, and computations become really easy with those bases which are canonical, and over here we note them as orthogonal bases. So what we'll try to do is we'll consider any basis and we will try to construct orthogonal bases from those given bases. So the advantage we will have is that those orthogonal vectors, their inner product will become 0 and our computation will become really easy. So orthogonality will be discussed in my next videos, in my next lectures, and for this video I'll stop here.